अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 की हमने एक्सरसाइज 2.3 लास्ट लेक्चर में एंड की थी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करवाए थे और बाकी मैंने सारे तकरीबन सवाल आपको उसमें से करवा दिए थे। आगे बढ़ते हैं आज, और आज के लेक्चर में बड़ी अहम बातें हम करने वाले हैं क्योंकि चैप्टर 2 के बड़े इंपॉर्टेंट काम शुरू हो रहे हैं। मजीद पीछे जो हमने किया वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये मजीद इंपॉर्टेंट है, स्लोप और ग्रेडियंट और इक्वेशंस लाइक। तो आज हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पर। लेकिन स्लोप और ग्रेडियंट को पढ़ने से पहले हमें इंक्लिनेशन का भी पता होना चाहिए। इंक्लिनेशन एक्चुअली क्या है? इंक्लिनेशन का मतलब आपको पता है, आपने नाम सुना होगा चाड़ी, जिसे हम कहते हैं, जैसे तिलक इंक्लाइन, भाई खान इंक्लाइन, नूरियाबाद इंक्लाइन। ये इंक्लाइन क्या है? चाड़ियाँ हैं। जैसे तिलक चाड़ी आप देखते हैं, भाई खान चाड़ी आप देखते हैं, हिल टॉप चाड़ी आप देखते हैं, नूरियाबाद की चाड़ी आप देखते हैं। तो चाड़ी लाइक दिस इंक्लिनेशन, ठीक है। अब वो जो इंक्लिनेशन है वो एक्चुअली क्या है? द एंगल मेजर्ड, जो हम एंगल मेजर करते हैं किसी भी इंक्लाइंड लाइन का, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, उसको हम एक्चुअली इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं। अब एंगल, वो एंगल, द एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, बट यहां कीप इन योर माइंड द एंगल शुड बी लाइन बिटवीन द 0 एंड 180 डिग्री, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो काउंटर क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन का, वो कहां से बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा हो, यानी वो लाइन जो नॉन हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसमें इंक्लिनेशन होती नहीं है। क्योंकि जो एक्स एक्सिस है ना, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइंस हैं, उनका इंक्लिनेशन होती नहीं है, उनकी इंक्लिनेशन को हम जीरो कंसीडर करते हैं, एंगल ही जीरो होता है। तो इस कार्ड इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अभी मैंने 3 तस्वीरें बनाई तो यकीनन आपकी बात समझ आ गई। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो घूम रही है ना, ऐसे जो घूम रही है, दिस इज एक्चुअली द इंक्लिनेशन। तो इस लाइन का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है थीटा, दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन अगर आप और से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों? क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इधर तो एंगल थीटा है, लेकिन इधर एंगल क्या होगा? इधर डेफिनेटली एंगल होगा 0 डिग्री, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनमें इंक्लिनेशन है ही नहीं, उनमें जब इंक्लिनेशन नहीं है तो उसका एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तीसरी तस्वीर में देखिए तो यहां पर जो मैंने लाइन बनाई है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है उसकी जो इंक्लिनेशन होती है वो होती है 90 डिग्री। तो इंक्लिनेशन इसमें नहीं है, ये भी इंक्लाइंड है लेकिन ये 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। यहां पर ये पूरा 0 से लेकर 180 डिग्री तक किसी पर भी इंक्लिनेशन हो सकती है। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये कैसे भी हो सकती है लाइन, ठीक है। तो इन लाइन की जो इंक्लिनेशन है, ठीक है, वो क्या है? एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, ये कहलाता है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। हमने यहाँ पर नॉन हॉरिजॉन्टल इसलिए लिखा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब ये इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन क्यों बताइए मैंने? अब इधर देखिए, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है? एक्चुअली जो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है या ग्रेडियंट है, वो उस लाइन की इंक्लिनेशन की मेजरमेंट है। उसकी इंक्लिनेशन की जो मेजरमेंट होती है वो स्लोप बनाती है, ठीक है। लगता है ऐसा है कि इंक्लिनेशन और स्लोप दोनों एक टर्म है, ऐसा नहीं है, जबकि इंक्लिनेशन का मतलब चाड़ी है। अब वो इंक्लिनेशन एंगल की वजह से बन रही है। अब जितना एंगल होगा उतना ही उसका स्लोप होगा, उतनी ही वो इंक्लाइंड होगी, लाइक इस तरह से कह लें आप। अगर इंक्लिनेशन कम होती है तो डेफिनेटली एंगल कम है, एंगल कम है तो स्लोप कम होगा। अगर एंगल ज्यादा है तो इंक्लिनेशन ज्यादा होगी, इंक्लिनेशन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली स्लोप ज्यादा होगा। तो एक्चुअली स्लोप को हम किस तरह से कहते हैं? द मेजर steepness, the measurement of the steepness of is termed as the slope or gradient of the inclined path. किसी भी inclined path पर जो steepness होती है, steepness से मुराद होती है रेशो, राइज और रन की। आप याद रखें कि एक तो आप एक किसी फ्लोर पर वॉक कर रहे हैं,
अगर मैं सीधा सीधा वॉक कर रहा हूं तो इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन 0 डिग्री है। और डेफिनेटली अगर ये वर्टिकल लाइन है तो मैं इस पर वॉक कर नहीं सकता, इसमें 100% इंक्लाइन है यानी कि 90 डिग्री। लेकिन जब कोई क्लाइंब होती है, जब आप क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे चढ़ रहे हैं जो कि जिसमें इंक्लिनेशन 0 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के दरमियान में कोई इंक्लिनेशन है, तो जब आप किसी जगह पर ऐसे चढ़ते हैं तो एक्चुअली आप दो काम कर रहे होते हैं, दो चीजें कवर कर रहे होते हैं। एक तो आप हॉरिजॉन्टल भी कवर कर रहे होते हैं और एक आप वर्टिकल भी कवर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर ये है, ये एक्स एक्सिस है, अगर आप ऐसे चल रहे होंगे तो ये एक्स एक्सिस, इस पे चल नहीं सकते आप। लेकिन अगर आप ये इस पाथ पर चल रहे हैं, ऐसे आप क्लाइंबिंग करते हुए जा रहे हो, तो एक्चुअली आप दो चीजों को कवर कर रहे हैं, आप उसके एक्स एक्सिस को भी कवर कर रहे हैं और आप इसके वाई एक्सिस को भी कवर कर रहे हैं, दोनों चीजों को कवर कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि ये राइज होता है और इसको हम कहते हैं कि ये रन होता है। तो जब हम किसी भी चीज पर क्लाइंब करते हैं, इंक्लाइंड पाथ के ऊपर जब हम क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, तो उस क्लाइंबिंग के दौरान में हम एक्चुअली राइज और रन का रेशो निकाल रहे होते हैं। हम बढ़ रहे होते हैं आगे और वो एक्चुअली राइज भी कर रहे हैं, हम राइज भी कर रहे हैं और रन भी कर रहे हैं, और उस राइज और रन का जो रेशो है एक्चुअली वो एंगल, वो कहलाता है स्लोप, एंगल की वजह से। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, द मेजर ऑफ स्टीपनेस इज टर्म्ड एज द स्लोप और ग्रेडियंट, यानी किसी भी चीज की जो स्टीपनेस है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप, और स्टीपनेस से मतलब है रेशो ऑफ राइज टू रन। मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे जो है वो स्लाइड करते हैं, तो स्लाइड करते हैं तो वो इस शेप होती है, इस तरह की शेप होती है ना, बच्चे इस तरह इसके ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं, यहां से आते हैं और फिर ये स्लाइड करते हैं और ऐसे नीचे की तरफ आते हैं। तो एक्चुअली ये तो रन होना होता है और ये राइज होना होता है। अब इसके दरमियान इसका जो स्टिफनेस है, राइज और रन का जो रेशो है, उसको हम एक्चुअली क्या कह रहे होते हैं कि ये स्लोप है। ठीक है, तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, दैट इज नोन एज द स्लोप। राइज और रन का रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, स्लोप या फिर इंक्लिनेशन, ग्रेडियंट। दूसरे लफ्जों में जो डिफाइन करता हूं मैं इस तरह कि द इंक्लिनेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, किसी भी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो कहलाता है स्लोप। अब नॉन वर्टिकल लाइन क्यों कहा, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन वो तो उसमें एक्स एक्सिस है ही नहीं, राइज ही राइज हो रहा, रन है ही नहीं, और जो एक्स एक्सिस है उसमें सिर्फ रन ही रन हो रहा है, राइज नहीं है। तो एक का एंगल 0 डिग्री और एक का 90 डिग्री, तो हम तो 0 और 90 डिग्री के दरमियान की बात करें जहां पर इंक्लिनेशन की होती है। तो द इंक्लिनेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड और इज टर्म्ड एज लाइक द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट। तो जब किसी भी स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन होती है, उस इंक्लिनेशन की वजह से उसके स्लोप में कमी और ज्यादती हो रही होती है। इंक्लिनेशन कम करेंगे तो स्लोप कम होगा, इंक्लिनेशन ज्यादा होगी तो डेफिनेटली स्लोप ज्यादा होगा। मींस ये जो इंक्लिनेशन है वो राइज अपॉन रन, यानी कि आप इस तरह समझें कि जो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। वो होता है टेंजेंट थीटा। स्लोप बराबर किसके होता है, टेंजेंट थीटा के। अब टेंजेंट थीटा क्यों भाई, टेंजेंट थीटा इसलिए क्योंकि टेंजेंट थीटा का होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो राइज है ना, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर होता है, और जो रन है ये एक्चुअली बेस होती है। अब परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे, बेस वही है तो इंक्लिनेशन ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बेस बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर वही है, तो इसका मतलब है कि स्लोप कम हो जाएगा। लाइक दिस, जैसे अगर ये है, अब ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब इसका बेस बढ़ा हुआ है, परपेंडिकुलर कम है। इसको देखिए, अब इसमें जो बेस है वो कम है और परपेंडिकुलर ज्यादा है। अब इन दोनों तस्वीरों से देखकर आपको ये अंदाजा होगा कि एक्चुअली जो स्लोप है वो टेंजेंट थीटा क्यों है। अब देखिए, इसमें स्लोप कम है क्योंकि इसकी बेस ज्यादा, परपेंडिकुलर कम है। इसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है, एंगल के ज्यादा है, और एंगल ज्यादा मींस के स्लोप ज्यादा हो गया। परपेंडिकुलर बढ़ा हुआ और बेस कम है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है एक्चुअली वो आपको स्लोप देता है। तो स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, बट कीप इन योर माइंड द एंगल यानी कि थीटा व्हिच मस्ट बी from the positive x-axis, which is the inclination of a line from 0 degree to 180 degree. तो स्लोप क्या होगा, टेंजेंट थीटा। अब अगर ये थीटा है 0 डिग्री तो स्लोप 0।
अगर ये थीटा है 90 डिग्री यानी कि टेंजेंट 90 डिग्री, तो टेंजेंट 90 तो होगा इंफिनिटी, तो इसका जो स्लोप होता है वो होता है अनडिफाइंड। तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है यानी कि इंफिनिटी है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसका स्लोप 0 है, उसमें कोई क्लाइंब है ही नहीं, इंक्लिनेशन है ही नहीं, तो स्लोप बराबर टेंजेंट थीटा क्यों होगा। और ये ग्रेडियंट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, और स्लोप क्या है, राइज और कर्व का रेशियो, ये जो स्टीपनेस है इसकी मेजरमेंट एक्चुअली जो है वो स्लोप कहलाती है या फिर ग्रेडियंट कहलाती है। तो यकीनन आप लोगों को एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, और अब हम आगे बढ़ते हैं और स्लोप के फॉर्मूले की डेरिवेशन करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब देखेंगे ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं इसमें। अगर थीटा 0 है तो स्लोप 0 होगा। थीटा 0 होने का मतलब है पहली कंडीशन के मुताबिक कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ठीक है, यानी ये जो मैंने पहले तस्वीर बनाई थी, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, 0 डिग्री। दूसरी कंडीशन मैंने लिखी है कि अगर इफ एंगल लाइन बिटवीन 0 और 90 डिग्री देन द स्लोप इज पॉजिटिव। यानी अगर आपकी लाइन का जो एंगल है वो 0 और 90 डिग्री के दरमियान में होगा, तो उस लाइन के जो स्लोप होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लाइक दिस। ये लाइंस जितनी भी होंगी जो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि 0 और 90 डिग्री के दरमियान का एंगल होगा जिनका, उनके स्लोप क्या होंगे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि वो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती भी जाती है, बस बाइसेक्ट नहीं, कट करती भी जाती है, उनके स्लोप पॉजिटिव होंगे। और ये बात भी हमें पता है कि जो स्लोप फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए जो स्लोप होगा 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान में एंगल पर, वो स्लोप पॉजिटिव होगा। थीटा अगर 90 डिग्री है तो स्लोप इज अनडिफाइंड। डेफिनेटली ये मैंने तस्वीर बनाई थी अभी आपको कि ये वर्टिकल लाइन है और उस वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होगा वो अनडिफाइंड होगा। चौथी कंडीशन क्या है कि 90 और 180 के दरमियान में अगर आपकी इंक्लिनेशन है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। ये देखिए ऐसे, ये लाइन डेफिनेटली इस लाइन का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा या 180 डिग्री से कम होगा। तो इस लाइन, वो लाइन जो कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को कट करती हुई जा रही होती है लाइक दिस, इनके स्लोप क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है, इंशाल्लाह आगे इन पर मजीद बात होगी। आगे बढ़ते हैं और हम अब करते हैं डेरिवेशन। एक स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन से मुराद नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस जिनके आपके पास 2 पॉइंट्स, तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप और ग्रेडियंट जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हो या 2 पॉइंट से गुजर रहा हो, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया, लेट एल इज अ नॉन वर्टिकल लाइन। एल क्या है, कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन है विद इंक्लिनेशन ऑफ थीटा, जिसकी इंक्लिनेशन कितनी है, थीटा है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक एक लाइन एल है, नॉन वर्टिकल है, जिसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रहा है थीटा, और वो 2 पॉइंट से गुजर रहा है, ए x1 y1 और b x2 y2 से। तो मैंने तस्वीर बनाई है यहाँ पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारी लाइन एल है, और इस लाइन एल का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना है, थीटा है। अब हम इसका स्लोप मालूम करने जा रहे हैं अगर हमारे पास 2 पॉइंट है। स्लोप का फॉर्मूला वैसे आपको बताया मैंने अभी कि होता है टेंजेंट थीटा, लेकिन ये तो जब लगेगा जब आपके पास एंगल हो। अब यहाँ पर एंगल नहीं, यहाँ पर क्या होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे, तो फिर आपने स्लोप कैसे निकालना। तो डेरिवेशन आसान है, हमने पहले भी इस तरह की डेरिवेशन की हुई है। अब ये पॉइंट x1 y1 है, तो इससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट निकल कर आएगा x1। इस लाइन से, इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट बनेगा x2, यानी कि ये होगा x1, 0 और ये होगा x2, 0। अगर मैं इस a से परपेंडिकुलर गिराऊंगा y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट आएगा y1, और इस b पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा y एक्सिस पर, तो ये आएगा y2। ये मैंने आपको मिड पॉइंट में डिस्टेंस फार्मूले में भी इस तरह बताया था, और रेशो थ्योरम में भी बताया था। इसी तरह मैंने सारे आपको डेरिवेशंस पे करवाए थे सारे। अब अगर आप गौर करें तो मैं इन दोनों को अगर ज्वाइन कर लूं तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनकर आता है, ठीक है जी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूं तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू है x2 और इस पॉइंट पर y की वैल्यू है y1, तो इसको हम नाम देंगे x2, y। ठीक है जी। अब याद रहे कि हमें इस लाइन L का स्लोप चाहिए, डिस्टेंस नहीं चाहिए, स्लोप चाहिए। डिस्टेंस तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। अब स्लोप कैसे निकालें? तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप लोगों को पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हुई जा रही है तो ये इनके करस्पॉन्डेंस एंगल है जो बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30। ये मैंने आपको जब भी पढ़ाया है, जब मैंने आपको 2.2 के अंदर चीजें करवाई थी। और बहरहाल अगर ये नहीं भी पता होंगे तो अभी हम इस पर बात कर लेते हैं कि ये देखें, अगर ये एंगल 30 है ना तो ये 150 होगा। अगर ये 150 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो 150 होगा। इसी तरीके से अगर ये 30 है तो ये 30 है, ये 150 है, ये 30 है और ये 150। तो करस्पॉन्डेंस एंगल बराबर होंगे, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 150 डिग्री, ये 150 डिग्री। तो ये दोनों लाइंस, इसको देखिए इस वाई लाइन को और ये एक्स एक्सिस को, ये दोनों पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। हम जानते हैं कि जो स्लोप है ना वो बराबर होता है टेंजेंट थीटा, और स्लोप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से। स्लोप बराबर है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसका मतलब हमें इस तस्वीर के मुताबिक परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। अब जरा गौर करें, ये ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x1 और ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है x2, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है y1, ओरिजिन से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है y2, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। डायरेक्टेड डिस्टेंस हम इसे कहते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस अगर y2 माइनस y1 है तो ये भी इसकी अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, तो ये y2 माइनस y। ठीक है, तो हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर भी और बेस भी है। तो हम किस तरह लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर वी हैव अ राइट ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल है और वो है ABC, और इस राइट ट्रायंगल में हमारे पास जो बेस है वो है AC, और AC क्या है, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कहूं या x1 माइनस x2 कहूं, परपेंडिकुलर देखें तो वो है BC, और वो कितना है, y2 माइनस y। तो जो स्लोप है यानी कि m, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, y2 माइनस y1, और बेस कितनी है, x2 माइनस x1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। दोनों में स्लोप निकालने से किसी भी सवाल फर्क नहीं आएगा, दोनों फॉर्मूले में से किसी के पर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करें या y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 करें, स्लोप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now this is a formula to finding the slope of a straight line when you have the 2 points of the straight line, and you can use the slope is equal to tangent theta when you have the inclination of a straight line with positive x-axis। तो ये दोनों ही स्लोप के फॉर्मूले हैं। ये इस्तेमाल कब होगा, जब आपके पास एंगल विद पॉजिटिव x-axis हो। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन का एंगल ना हो, 2 पॉइंट्स मौजूद हो। तो यकीनन आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, और आगे बढ़ेंगे हम, मजीद कुछ काम करेंगे इस पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स कैसे हम फाइंड करते हैं। यानी कि स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस बाय यूजिंग देयर स्लोप्स, यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में एंगल फाइंड करना और उनके स्लोप को इस्तेमाल करते हुए। अभी तक आपको दो एंगल्स के दरमियान में, दो लाइंस के दरमियान में एंगल फाइंड करने का तरीका नहीं आता। प्रकार के थ्रू, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के थ्रू तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल कैसे फाइंड किया जाए दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में, अगर आपके पास उनके कोऑर्डिनेट्स या दूसरी चीजें मौजूद हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चैप्टर 2 में भी भरपूर इस्तेमाल होगा, 3 में भी भरपूर इस्तेमाल होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस बाय यूजिंग देयर स्लोप्स, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा पहले, अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो एक्चुअली इनके दरमियान में टोटल 4 एंगल बनते हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 4 एंगल बनते हैं। अब इन 4 एंगल में 2 एंगल वर्टिकल होते हैं और बाकी 2 भी नॉन वर्टिकल होते हैं। जैसे कि एंगल 1 और 3 ये दोनों वर्टिकल एंगल हैं, इनको अपोजिट एंगल भी कहते हैं, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 4 ये भी वर्टिकल एंगल हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं, और ये भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब अगर सपोज करें कि ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल के मुताबिक अगर ये एंगल 30 है तो ये 150 डिग्री होगा। अगर ये 150 है तो सप्लीमेंट्री एंगल के मुताबिक ये एंगल 30 डिग्री का होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल के मुताबिक ये 150 डिग्री होगा। ये आप लोगों ने थ्योरम भी पढ़ा है मैट्रिक क्लास में कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। तो ये देखें एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, तो ये 30 डिग्री और ये 150 डिग्री। इसका मतलब अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो बनते तो 4 एंगल हैं, लेकिन 2 एंगल निकाल लेंगे तो बाकी के 2 एंगल भी वहीं से बन जाएंगे वर्टिकल एंगल के तहत। तो ये बात बताने का मतलब ये था कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल बनते हैं, लेकिन हम 2 एंगल फाइंड करेंगे तो बाकी के 2 एंगल भी वैसे ही होंगे। अब आगे आते हैं तो हम किस तरीके से 2 लाइंस के दरमियान में एंगल मालूम करें बाय यूजिंग देयर स्लोप्स। तो देखें हमने क्या किया, लेट L1 एंड L2 आर 2 नॉन वर्टिकल लाइंस। ये L1 और L2 क्या है, 2 नॉन वर्टिकल लाइंस हैं। अब इन नॉन वर्टिकल लाइंस में, नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस एंगल बना रही है θ1 और θ2 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये दोनों लाइंस L1 और L2 एंगल बना रही हैं विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस θ1 एंड θ2, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। और ये जो थीटा है ये कौन है, ये लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान का एंगल है। थीटा में भी दिया, थीटा में भी दिया, थीटा में भी दिया, थीटा में भी दिया, ठीक है। लेकिन ये θ1 और θ2 कौन है, L1 का एंगल θ1 है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये लाइन 1 है, इसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज θ1, ठीक है। ये लाइन 2 है, इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ये बन रहा है दैट इज θ2, अकॉर्डिंग टू हमने सवाल में डिफाइन कर दिया है कि L1 का एंगल θ1 है और L2 का एंगल θ2 है, θ2 है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब L1 और L2 के दरमियान का एंगल वो कौन है, थीटा। अब अगर इनके दरमियान के इस एंगल की बात करें, हम वैसे किसी भी एंगल की बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम इस एंगल की बात करें, ठीक है, ये एंगल थीटा कर लेते हैं। अब ये थीटा कैसे फाइंड करें, जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारूं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइन से बना जो कि पैरेलल होगी किससे, एक्स एक्सिस से। ध्यान देना अगर ये एंगल थीटा बना तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये एंगल θ2 है तो डेफिनेटली ये एंगल भी θ2 होगा, समझ रहे हैं। यहां से यहां तक एंगल आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं होगा, एंगल यही होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए मैं इस थीटा को मिटाता हूं। अब इस लाइन से जो कि हमने ट्रांसवर्सल लाइन बनाई है, पैरेलल लाइन बनाई है, इस लाइन से L2 का एंगल थीटा और इस लाइन से L1 का एंगल थीटा होगा। अब अगर मैं इनके दरमियान का एंगल निकालूं कि भाई लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान का एंगल निकालें, तो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान का एंगल क्या होगा, θ2 माइनस θ1।
यानी कि थीटा 2 में से थीटा 1 माइनस करेंगे तो आपको लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान का एंगल मिल जाएगा। इट मींस कि जो थीटा है वो बराबर होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 के। लाइन 1 का एंगल है थीटा 1 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लाइन 2 का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस है थीटा 2, और लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान का एंगल निकालना है, तो दैट मस्ट बी द थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसकी मिसाल छोटी सी आपको यहाँ पर देता हूँ मैं, ये देखें, ये लाइन है, इसका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये लाइन है, इसका एंगल ले लेता हूँ मैं 30, इसका एंगल ले लेता हूँ मैं 120 डिग्री। अब मुझे इनके दरमियान का एंगल निकालना है ना, तो ये एंगल थीटा डिग्री है और यहाँ से एंगल है 120, तो इनके दरमियान का एंगल होगा 120 माइनस 30 यानी कि 190 डिग्री। ये कंडीशन है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये इस पैरेलल लाइन का लाइन से एंगल, यानी कि हम ये समझे कि एक्स एक्सिस को उठा के ऊपर ले आए, तो ये थीटा 1 ये थीटा 2 और इनके दरमियान का एंगल क्या होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर मैं लाइन 1 से लाइन 2 पर डालूं, लाइन 2 से लाइन 1 लूं, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। दो ही एंगल पॉसिबल है ना, एक थीटा 1 माइनस थीटा 2 और एक पॉसिबल होगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब हमें याद रहे कि हम एंगल मालूम कर रहे हैं बिटवीन टू लाइन बाय यूजिंग देयर स्लोप्स, इनके स्लोप्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू द फिगर, तस्वीर के मुताबिक एंगल बिटवीन L1 एंड L2, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 और थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। दो है, और नहीं लगाए बल्कि एंड लगाए, दो चीजें हैं इसमें, दोनों ही है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 भी होगा और थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी होगा। अब यहां पे हमारे पास ये हमने अब तक जो काम किया सिर्फ एंगल पे किया है, लेकिन स्टेटमेंट के मुताबिक हमें इनके एंगल मालूम करना है बाय यूजिंग देयर स्लोप्स। We have to find the theta by using their slopes, not by angles. तो अब हम जानते हैं कि जो स्लोप है यानी कि m, वो बराबर होता है टेंजेंट थीटा if the angle is with positive x axis। now लाइन 1 का स्लोप अगर मैं देखूं तो m1, उसको मैं कह रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ L1 क्या होगा m1। अब लाइन 1 का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन है थीटा 1, इसका स्लोप होगा टेंजेंट थीटा 1, ठीक। स्लोप ऑफ L2 यानी कि m2 और लाइन 2 का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है थीटा 2, तो इसका स्लोप होगा टेंजेंट थीटा 2। अब ये m1 और m2 क्या हो गए, लाइन 1 और लाइन 2 के स्लोप्स। ये कैसे निकलेंगे, टेंजेंट के अंदर थीटा 1 लगाएंगे, स्लोप मिल जाएगा लाइन 1 का, टेंजेंट के अंदर थीटा 2 लगाएंगे तो स्लोप मिल जाएगा लाइन 2 का। इट मींस कि वी हैव m1 and m2 which are the slopes of the line 1 and line 2. Now we have to use these two slopes to finding the angle between line 1 and line 2. इन दोनों लाइन के दरमियान में अब हम एंगल फाइंड करेंगे। अब हम देखें तो वी हैव, अब ये जो हमने कंडीशन लिखी है थीटा 1 माइनस थीटा 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1 दोनों से कोई भी इस्तेमाल कर लिया, तो हमने क्या किया कि थीटा बराबर किसके है थीटा 1 माइनस थीटा 2 के, ऐसे ही। बट द स्लोप हैव टेंजेंट, तो देयर मस्ट बी अ टेंजेंट लाइक बिफोर थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स। यानी कि हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 माइनस थीटा। तो टेंजेंट थीटा बराबर किसको हो गया, टेंजेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2 के। अब यहां पर इस टेंजेंट को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, यहां पर फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। अब टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा
का फॉर्मूला यकीनन आप लोगों को याद होगा कि टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब यहां पर अल्फा की जगह थीटा 1 और बीटा की जगह थीटा 2 है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 और टेंजेंट थीटा 2। अब ये जो टेंजेंट थीटा 1 है एक्चुअली किसको डिनोट कर रहा है, m1 को। टेंजेंट थीटा 2 है, ये किसको डिनोट कर रहा है, m2 को। तो इट मींस कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। दिस इज द एंगल बिटवीन L1 and L2 by using their slopes. This is the formula to finding the angle between two straight lines by using their slopes, and this is the angle which is theta 1 minus theta 2. और अगर आप इसको इस तरह देखें कि अगर मैं ये L2 ये लेता थीटा 2 माइनस थीटा 1 लेता, अगर मैं थीटा 2 माइनस थीटा 1 लेता तो यहां पर टेंजेंट थीटा 2 पहले आता, टेंजेंट थीटा 1 बाद में आता, तो ये बन जाता इस तरह कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। यही फर्क आएगा ना, थीटा 1 माइनस थीटा 2 में से भी यही फर्क आएगा, m1 माइनस m2 और m2 माइनस m1। और अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करके लिखूं तो देखेंगे इस तरह लिख सकता हूं मैं। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। सो finally the angle between L1 and L2 is tangent theta is equal to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 or m2. This is tangent theta. ये हो गया पूरा का पूरा पॉजिटिव और ये पूरा का पूरा वही है बट नेगेटिव, तो मैंने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग देयर स्लोप्स, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। तो यकीनन ये डेरिवेशन मैंने आपको कराई है। इस डेरिवेशन कराने का मकसद आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। डेफिनेटली हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम डेरिवेशंस करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर गया लॉकडाउन की वजह से बड़ी परेशानियां रही, लेकिन इस डेरिवेशन का फायदा इस सेंस में कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, तो मैंने ये डेरिवेशन आपको करवाई है। अब इसके अंदर हम फर्दर भी बात करेंगे। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं आगे इसके अंदर मजीद कुछ बात बताता हूँ। अच्छा जी, अब देखें इसी में कुछ की पॉइंट्स यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें इस पर मजीद बात करनी है। इसी में जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2, दैट इज एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस बाय यूजिंग देयर स्लोप्स। अब अगर ये हम दो स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स पुट करते हैं m1 और m2, और ये पूरी की पूरी टर्म अगर पॉजिटिव आती है, if this is the positive m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, अगर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आता है तो जो एंगल होगा वो उन दोनों स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में वो होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जो 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान में होते हैं। द एंगल लाइन बिटवीन 0 and 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। इफ दिस होल टर्म इज पॉजिटिव देन द एंगल शुड बी एक्यूट, लाइक मींस 0 से 90 डिग्री के दरमियान। और अगर इसमें वैल्यूज पुट करें और ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव होती है तो इट मींस के एंगल जो होगा वो होगा ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से लेकर 180 के दरमियान में हो, यानी कि 90 से बड़े हो और 180 से नीचे हो। तो एंगल लाइन बिटवीन 90 and 180 डिग्री आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, एंड इफ m1 minus m2 is upon 1 plus m1 m2 is negative, then the angle should be obtuse. अब अगर एंगल 0 डिग्री हो तो उन दोनों लाइंस के दरमियान में रिलेशन क्या है? देखिएगा जरा ध्यान से। आपको पता है कि भाई टेंजेंट थीटा बराबर है m1 माइनस m2
डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। अब एंगल 0 डिग्री है तो टेंजेंट 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। टेंजेंट 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। एंड दिस m1 प्लस m1 m2 अगर यहाँ पर डिवाइड होगा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बड़ा जीरो दैट इज m1 माइनस m2। माइनस m2 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आऊं तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। मींस m1 बराबर m2 होने का मतलब पता है क्या हुआ कि दोनों लाइंस के स्लोप बराबर हैं। और जाहिर सी बात है जब दोनों लाइंस के स्लोप बराबर होंगे तो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल होंगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। इसका मतलब ये होगा इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। उन दोनों के स्लोप्स क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं L1 is parallel to L2. This is the symbol of parallel. So if two lines are parallel then their slopes are equal. अच्छा जी, अब अगर उन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, यानी कि अक्यूट भी हो गया, ऑब्ट्यूज भी हो गया, 0 डिग्री भी एंगल हो गया, अब 90 डिग्री की बात करें तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। देखें कंडीशन क्या है कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 और m2। तो देखें 90 टेंजेंट 90 डिग्री कितना होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब हम जब इन्फिनिटी को सॉल्यूशन में लेते हैं तो हम इसको 1/0 लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 1 प्लस m1 m2 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, तो ये हो जाएगा m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। और वी कैन राइट इट एज m1 is equal to -1 upon m2, or we can write it as m2 is equal to -1 upon m1। ये कंडीशन कब है? जब एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री इट मींस कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से नॉर्मल हैं, यानी कि वो दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। इट मींस इफ L1 is perpendicular to L2, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रिलेशन नहीं है। If L1 is perpendicular to L2, then the product of their slopes is always -1। अगर दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो बराबर किसके होगा? -1 के। या हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि their slopes are negative reciprocal to each other। If two lines are parallel then their slopes are equal. If two lines are perpendicular then their slopes, the product of their slopes is -1 or their slopes are negative reciprocal to each other। तो यकीनन आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। मैंने आज दो डेरिवेशंस कराई हैं, उनके कुछ की पॉइंट्स कराए हैं। क्वेश्चन कोई नहीं करवाया, आज करवा भी नहीं रहा मैं। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे इंशाल्लाह। जो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन कोई भी अभी नहीं छेड़ा है क्योंकि ये आज का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यू है आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।